Good morning, everyone. Till our last video, we have discussed about the common salt. लेकिन कॉमन सॉल्ट की जो प्रॉपर्टीज़ हैं या जो उसका नेचर है या जो उसका इस्तेमाल है वो केवल रसोई तक सीमित नहीं है। सिर्फ डोमेस्टिक पर्पस तक हम कॉमन सॉल्ट का इस्तेमाल नहीं करते हैं। कॉमन सॉल्ट एक बहुत बड़े लेवल पर रॉ मटेरियल का काम करता है केमिकल इंडस्ट्री के लिए। यानी कि जैसे कि आपका रॉ मटेरियल क्या होता है, कच्चे पदार्थ होते हैं। मुझे कपड़े की फैक्ट्री लगानी है तो उसके लिए मुझे रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो ऐसा नहीं है कि सभी प्रोडक्ट आपको एक ही फैक्ट्री में या एक ही कंपनी में या एक ही केमिकल इंडस्ट्री में पाए जाएंगे। आपको अलग अलग इंडस्ट्री से पहले रॉ मटेरियल इकट्ठा करना होगा, फिर ऐसी टेक्निक, ऐसी मशीनों का इस्तेमाल करना होगा जिससे आपका प्रोडक्ट तैयार हो सके। उसके बाद उसकी पैकेजिंग करना, उसको अगली दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना, इन सब के लिए अलग अलग लेवल पर अलग अलग इंडस्ट्रीज़ का इस्तेमाल किया जाता है। आज हम कॉमन सॉल्ट के बारे में पढ़ रहे हैं कि एक्चुअल में उससे कैसे नए केमिकल्स की फॉर्मेशन होती है, या केवल इसका यूज़ घर के लेवल तक ही या डोमेस्टिक पर्पज़ तक ही है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि आई हैव रिटन रॉ मटेरियल्स फॉर केमिकल्स, यानी जो सादा नमक है, कॉमन सॉल्ट है, वो केमिकल इंडस्ट्री में एज अ रॉ मटेरियल इस्तेमाल होता है। अगर ये कच्चे पदार्थ की तरह इस्तेमाल होता है तो इससे बनता क्या है, तो हम ये डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला है NaOH। NaOH आपने पढ़ा स्ट्रॉन्ग बेस है। अभी तो हमने ये पढ़ा कि बेस और एसिड जब आपस में जोड़ते हैं तो नमक बनाते हैं। अब बड़ी हैरानी की बात यह है कि अब उसी नमक का इस्तेमाल हम बेस बनाने के लिए भी कर रहे हैं। तो NaOH ये मोस्ट कॉमन और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपकी रिएक्शन है। कैसे NaOH की फॉर्मेशन हुई, डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसके रिगार्डिंग 3 मार्क्स में भी, और 1 मार्क में भी आ सकता है, और बहुत ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चन टाइप ऐसे टाइप में भी आ सकता है विद डायग्राम। तो मैं आपको विद डायग्रामेटिकली ही इसको एक्सप्लेन करूंगी, और जो मैं लिख रही हूँ आप इसको एज इट इज़ अपने नोट्स की फॉर्म में तैयार कर सकते हैं। और अगर आपको ये डायग्राम देखना है तो आप इसको अपनी NCERT की बुक में भी देख सकते हैं। सेकेंड इज बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा खाने वाला सोडा है, ये भी नमक की मदद से बनता है। कैसे बनता है इसकी फॉर्मेशन के बारे में हम पढ़ेंगे। बेकिंग सोडा भी और बेकिंग पाउडर भी। बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में बहुत डिफरेंस होता है। हमें लगता है कि दोनों एक ही चीज़ें, दोनों की प्रॉपर्टीज़ भी एक ही हैं, लेकिन दोनों में काफ़ी डिफरेंसेस हैं। वॉशिंग सोडा, ये घर में वॉशिंग सोडा अगर आपको नाम इंडिकेट कर रहा हो, यानी धोने वाला सोडा, पर धोने वाला सोडा ऐसा नहीं है कि जैसे हम खा रहे हैं नमक सफ़ेद, ऐसा वॉशिंग सोडा है। हेयर वी विल डिस्कस अबाउट सोप एंड डिटर्जेंट्स। यानी घर में जो आप सर्फ लेकर आते हो उसे हम वॉशिंग सोडा बोलते हैं। वो कैसे बनता है नमक की मदद से, ये भी हम डिस्कस करेंगे। फोर्थ इज ब्लीचिंग पाउडर। अब ब्लीचिंग पाउडर का बहुत बड़ा रोल है। ब्लीच करना यानी किसी का कलर को डिसअपियर करना या डीकलराइज करना। तो ब्लीचिंग पाउडर बेसिकली ये आप जो घर में इस्तेमाल करते हैं, हार्पिक हो गया, ये जो येलो स्टेन्स हटाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं किसी भी तरीके के पाउडर को, किसी भी तरीके के केमिकल को, तो वो ब्लीचिंग एक्शन का काम करता है। हम फेस पे भी ब्लीच करवाते हैं ड्यूरिंग द फेशियल्स, तो वो क्या करता है, डीकलराइज करता है, डी टैनिंग करता है। बॉडी पे जो टैनिंग हो जाती है उसको रिमूव करने का काम करता है। तो टुडे वी आर डिस्कसिंग इन आवर वो वीडियो द फॉर्मेशन ऑफ NaOH। मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं हम, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना रहे हैं। देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता कैसे है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक ब्राइन सॉल्यूशन। अब आपको सुनने में अजीब लग रहा होगा ब्राइन सॉल्यूशन, क्योंकि पहले आपने कभी इस टर्म के बारे में नहीं पढ़ा है। ब्राइन सॉल्यूशन होता क्या है, नमक को पानी में घोल दो, एक एक्वस सॉल्यूशन बन गया, घोल बन गया, यानी पानी में नमक पूरी तरीके से घुल चुका है। उसी नमक वाले पानी को केमिकल इंडस्ट्रीज में ब्राइन सॉल्यूशन के नाम से जाना जाता है। एक्चुअल में अब होगा क्या, when electricity is passed through brine solution it decomposes to form sodium hydroxide। यानी कि जब आप ब्राइन सॉल्यूशन यानी नमक वाले पानी में इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे, एज यू नो कि सॉल्ट वाटर इज अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर आपने मूवी देखी है 3 इडियट्स, तो वहाँ पे आमिर खान ने इसका इस्तेमाल किया है और करंट पैदा किया है। यानी कि उससे हमें वो ये बता रहे हैं कि सॉल्ट वाटर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये फिजिक्स का और एज वेल एज केमिस्ट्री का बहुत ही बड़ा पार्ट है कि एक नॉर्मल वाटर में इम्प्योरिटीज होने की वजह से करंट पास नहीं होगा, लेकिन अगर आपने उस पानी में नमक घोल दिया है तो वो बड़े आसानी से उसको इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने का काम करेगा। तो यहाँ हम वही कर रहे हैं कि सॉल्ट वाटर यानी ब्राइन सॉल्यूशन में से इलेक्ट्रिसिटी को पास कर रहे हैं। जब हम इलेक्ट्रिसिटी को पास करेंगे तो होगा क्या,
इट डिकम्पोजेज, इट ब्रेक डाउन, ये टूट जाएगा और क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। बट इट्स नॉट अ सिंपल प्रोसेस। जो आपको सुनाई दे रहा है, जो आप समझ रहे हैं, वो इतनी सिंपल नहीं है। इसके लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, एक पर्टिकुलर कंडीशंस का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके थोड़ा सा भी टेम्परेचर राइज हुआ या फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर में चेंजेस हुए या रिएक्शन में कुछ गड़बड़ हो गई या वाटर की मात्रा कम हो गई, नमक की मात्रा ज़्यादा हो गई, तो रिएक्शन आपकी पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी। तो केमिकल रिएक्शन में सबसे बड़ा रोल होता है कि अमाउंट का, जितनी रिक्वायरमेंट है केवल उतनी ही चीज़ों का इस्तेमाल करना। थोड़ी सी भी ज़्यादा हुई तो पूरी तरीके से ख़राब हो जाएगा। देखो, घर में आप शिकंजी बना रहे हो, आपने गिलास लिया, थोड़ा सा उसमें नींबू का रस लिया, नमक ली, चीनी लिया और पानी मिला दिया, लेकिन जब आपने उसे पिया तो आपने ये देखा कि नमक का टेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा है। उस लेवल पर आपने क्या किया, उसमें थोड़ी सी चीनी डाल दी, अब क्या हुआ, वो मीठा ज़्यादा हो गया, यानी नींबू का रस कम हो गया। फिर वहाँ पे आपने आधा नींबू और निचोड़ दिया, वहाँ पे तो आपने समहाउ मैनेज कर लिया। लेकिन अगर हम केमिकल इंडस्ट्री की बात करें तो ना ही हम एसिड को पीकर देखेंगे, ना ही हम बेस को टेस्ट करके देखेंगे। तो वहाँ पर रिएक्शंस का पॉसिबल होना तभी हो पाएगा ये जब आप सभी अमाउंट को बहुत ही स्पेसिफिक मैनर में इस्तेमाल करेंगे। तो अब आते हैं अपने टॉपिक पे। NaCl प्लस H2O, जब मैंने पानी में इसको घोला है तो एक्वस सॉल्यूशन बना है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। साथ में दो गैसेस दिख रही होंगी आपको, एक Cl2 गैस और एक हाइड्रोजन गैस निकल रही है। तो देखो, आप डायग्राम पे आते हैं, डायग्रामेटिकली आपको इजीली समझ में आ जाएगा। देखो, आप डायग्राम देख पा रहे हैं, ये एक बीकर है। बीकर में मैं एक साइड से ब्राइन सॉल्यूशन इंट्रोड्यूस, ये ओपन साइड नहीं है बेटा, इसके अंदर एक बार ब्राइन सॉल्यूशन डाल दिया तो इसे बंद कर दिया गया है। ब्राइन सॉल्यूशन डाला यानी मैंने इसके अंदर NaCl को घोला है पानी के साथ। तो आप ये देख रहे होंगे ये अपने आयंस में टूट गया, NaCl Na पॉजिटिव और Cl आयन में टूट गया, और पानी जो है वो H पॉजिटिव और OH आयन में टूट गया। दो मैंने इलेक्ट्रोड्स लगाई हैं, ये इलेक्ट्रोड्स हैं जो अपने अंदर से करंट पास करने का काम करेंगी, और मैंने इनको बैटरी से अटैच कर दिया। बैटरी का एक टर्मिनल पॉजिटिव है और एक टर्मिनल नेगेटिव है। एज यू नो कि जो लॉन्गर वन होता है वो पॉजिटिव होता है और जो स्मॉलर वन होता है वो नेगेटिव होता है। और जहाँ पे आपका पॉजिटिव टर्मिनल है वो रॉड हमेशा, वो इलेक्ट्रोड हमेशा अनोड होती है, और जहाँ पे आपका नेगेटिव टर्मिनल है वो हमेशा कैथोड होती है। तो कैथोड विल बी नेगेटिव चार्ज एंड अनोड विल बी पॉजिटिव चार्ज। इसके बीच में जो आपको ये डॉटेड लाइन दिखाई दे रही है, दिस इज मेम्ब्रेन, यहाँ में मैंने लिखा हुआ है मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन क्या है, एक पतली सी परत है जो अपने अंदर से कुछ लिमिटेड चीज़ों को ही आने जाने देती हैं। सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन आपने पढ़ा हुआ है क्लास 9th में, चैप्टर 5 में, जब हमने सेल के बारे में डिस्कस किया था तो हमने ये पढ़ा था एक सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन होती है जो अपने अंदर से केवल चुनिंदा चीज़ों को ही पास होने देती है, सबको पास नहीं होने देती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी वो एक्चुअली में। यहाँ पे भी एक ऐसी मेम्ब्रेन है जो अपने अंदर से आयंस को पास होने देगी, सिर्फ सिलेक्टिव वंस को। अब देखो क्या होता है, जो इलेक्ट्रोड जिस चार्ज किया है वो उससे अपोजिट को अपनी ओर आकर्षित करती है। जैसे ये पॉजिटिवली है तो ये हमेशा नेगेटिवली आयंस को अपनी ओर आकर्षित करेगी। तो नेगेटिवली कौन कौन है, तो क्लोराइड नेगेटिव है, Cl नेगेटिव और एक OH नेगेटिव है। तो आप देख पा रहे होंगे दोनों ही कहाँ जा रहे हैं, अनोड की तरफ। कैथोड क्योंकि नेगेटिवली चार्ज है तो इट विल अट्रैक्ट ओनली पॉजिटिवली चार्ज आयन, तो पॉजिटिव इस तरफ जा रहे हैं। तो पॉजिटिव कौन कौन है, Na पॉजिटिव और H पॉजिटिव, यानी ये डिसोसिएट हुआ, अलग अलग इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट हुआ, और जो फॉर्मेशन हुई, हमने क्या पढ़ा था, फॉर्मेशन किसकी होगी, NaOH की। तो ये देख पा रहे हैं आप, NaOH बाहर निकल गया यहाँ से, क्योंकि गैसेस भी बन रही हैं H2 और Cl2। कैसी बनी, देखो, अगर H पॉजिटिव बार बार कैथोड पे डिपॉजिट होगा तो वो हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में लिबरेट हो जाएगा। इसी तरीके से Cl नेगेटिव, जब एक और Cl नेगेटिव से जुड़ेंगे तो Cl2 बन जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे क्लोरीन गैस लिबरेट होगी। तो आप ऊपर देख पा रहे होंगे मैंने इनकी एग्जिट निकाली हुई है, क्योंकि ये गैसेस हैं तो लाइटर इन वेट हैं तो ऊपर की तरफ जाएंगी, तो बीकर से ऊपर से बाहर निकल जाएंगी। तो ये Cl2 बाहर निकल रही है और यहाँ से आपकी हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रही है। तो यहीं से क्वेश्चन अराइज होता है कि विच टू गैस विल लिबरेट। तो टू गैसेज होंगी, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन गैस। एंड वेयर डज द हाइड्रोजन गैस लिबरेट, कहाँ होगी, तो एट कैथोड। और वेयर इज क्लोरीन, तो ये कहाँ होगी, एट एनोड। तो मैं आपको यहाँ पे एक रिएक्शन दिखा देती हूँ जो आपकी एनसीईआरटी में नहीं है, आप लिखना चाहो तो मेरे लेक्चर में से लिख सकते हैं, यहाँ से ये आपके लिए सुटेबल रहेगी। एट एनोड द रिएक्शन विल बी, एक क्लोरीन गया, दो क्लोरीन गया, हमने सुना नेगेटिव के पास एनोड क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज है तो इसके पास नेगेटिव आयन जाएंगे। जैसे ही दो क्लोरीन के आयन गए, दो इलेक्ट्रॉन ने इनको बैलेंस किया। जस्ट टू बैलेंस द रिएक्शन वी हैव रिटन हियर
इलेक्ट्रॉन्स, Cl2 गैस बन गई। ऐसी ऐड कैथोड में H2O पानी था, पानी गया बारबारी, 2 इलेक्ट्रॉन से बैलेंस किया हमने इसको और हाइड्रोजन गैस निकल गई 2OH नेगेटिव। अगर आपको ऐसा लगता है कि यार रिएक्शन आपसे नहीं हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको क्लास 10th में इतना डीपली स्टडी करने की नीड नहीं है। ये इलेक्ट्रॉन्स कैसे आए, OH कैसे आया, ये सब आप क्लास 11th और क्लास 12th में पढ़ेंगे। तो आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि सिर्फ बैलेंसिंग के लिए जब आपको नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करना होता है तो हम इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं दूसरी डायरेक्शन में, और इसी तरीके से जब हमें इस इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करना है तो हम OH आयंस को, नेगेटिव आयंस को ऐड करेंगे दूसरी डायरेक्शन में। यहाँ से आपको देखो क्या देखना है, तीन चीजें निकल रही हैं आपके प्रोडक्ट। क्लोरीन गैस निकल रहे हैं एनोड से, हाइड्रोजन गैस निकल रही है, लिबरेट हो रही है कैथोड पे, और तीसरा एल्कली। एल्कली यानी मैंने आपको पहले भी बताया था वो बेसिस जो पानी में घुल सकते हैं, सोल्यूबल होते हैं, उन्हें हम एल्कलीज कहते हैं। तो NaOH वन ऑफ द एल्कली, तो NaOH बनेगा ड्यूरिंग दिस रिएक्शन एंड दैट इज व्हाई दिस रिएक्शन इज नोन एज क्लोर एल्कली प्रोसेस। वन माय क्वेश्चन अराइजेस हियर, why this reaction, why this preparation is known as chlor-alkali process? Because chlor stands for chlorine, alkali stands for NaOH. Here chlorine gas and alkali, that is NaOH, will form during the reaction. That is why this reaction is known as chlor-alkali process. This is the naming reaction, नाम से आ सकती है। chlor-alkali process में क्या रिएक्शन है वो लिखो, तो आप ये वाली रिएक्शन लिखेंगे NaOH की फॉर्मेशन कैसे होती है। Now products, अब इसके प्रोडक्ट क्या क्या बन रहे हैं। देखो प्रोडक्ट में एक भी प्रोडक्ट ऐसा नहीं है जो वेस्टेज चला जाए, सभी के कुछ ना कुछ बेनिफिट्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम डिस्क्राइबिंग अबाउट द हाइड्रोजन। अब आपने हाइड्रोजन सुना होगा, लैब में तो बहुत सारी चीजें हाइड्रोजन से बन जाएंगी, लेकिन इसके अलावा भी कमर्शियल पर्पज पे इसके बहुत सारे यूजेस हैं। हाइड्रोजन का पहला यूज देख पा रहे हो आप, तो यूज्ड एज फ्यूल इन रॉकेट्स। देखो जो स्पेस में हम रॉकेट्स छोड़ते हैं ना, मिसाइलें छोड़ते हैं, तो उसको एक एनर्जी जनरेट कराने के लिए हम हाइड्रोजन गैस का ही इस्तेमाल करते हैं। सेकेंड यूज इज मार्गरीन। मार्गरीन क्या होता है? मार्गरीन एक्चुअल में सब्स्टिट्यूट है। अगर आप बटर इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं, एनिमल फैट इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो वेजिटेबल ऑयल और एनिमल फैट से नए प्रोडक्ट तैयार किए जाते हैं जिसे हम मार्गरीन कहते हैं। अगर आप मेयोनीज का इस्तेमाल करते हैं घर में खाने के लिए, जैसे सैंडविचेस के बीच में क्रीम लगी होती है उसे मेयोनीज कहते हैं, तो अगर हम मायो क्रीम का इस्तेमाल करते हैं दैट इज ऑल्सो अ प्रोडक्ट ऑफ मार्गरीन। आपके घर में चीज़ आते हैं जो पिज़्ज़ा चीज़ हो गया है या मोज़रेला चीज़ है, किसी भी तरीके का आप चीज़ इस्तेमाल करें, टोफू चीज़ इस्तेमाल करें, सोया चीज़, वो सब मार्गरीन प्रोडक्ट्स हैं। थर्ड इज अमोनिया फॉर फर्टिलाइजर्स। अगर आप ये देखें तो खेतों में यूरिया छिड़का जाता है, तो यूरिया में भी जो फॉर्मेशन है उसका जो फॉर्मूला होता है वो NH2CO NH2 होता है, यानी उसमें नाइट्रोजन तो मेन प्रोडक्ट है ही है, उसके साथ साथ हाइड्रोजन बहुत बड़ा प्रोडक्ट है। लेकिन अमोनिया का फॉर्मूला आप पढ़ें तो NH3 होता है। यूरिया की जगह अगर अमोनिया पढ़े तो NH3 है और इसको फर्टिलाइजर्स के रूप में इस्तेमाल किया जाता है खेतों में। सेकेंड इज क्लोरीन। क्लोरीन गैस का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? वाटर ट्रीटमेंट। देखो आप जितने भी स्विमिंग पूल्स वगैरह देखेंगे या आप बाहर जाते हैं नहाने के लिए पूल्स वगैरह में, तो वहाँ का जो पानी होता है ना, ये वाटर पार्क्स का, थोड़ा सा ब्लू इन कलर होता है, बट एक्चुअली वी नो कि वाटर इज कलरलेस, वाटर इज ऑर्डरलेस, वाटर इज टेस्टलेस। तो वाटर का कलर ब्लू तो हो ही नहीं सकता। तो ब्लू एक्चुअल में होता है क्या है, जब हम उसमें क्लोरीन की ट्रीटमेंट कराते हैं यानी क्लोरीन पास कराते हैं तो उसका कलर थोड़ा ब्लूइश हो जाता है। जस्ट टू डिसइंफेक्टेंट, पानी को साफ करने के लिए, उसमें से जर्म्स को किल करने के लिए हम क्लोरीन की ऐड कराते हैं। थर्ड इज PVC। ये पॉलीविनाइल क्लोराइड, इसके बारे में आप क्लास 8th में भी पढ़ चुके हो। ये भी क्लोरीन से बनता है, हालांकि एक तरीके का प्लास्टिक है। आपके घर में जो व्हाइट कलर की पाइपलाइंस लगी होती हैं आजकल पतली पतली सी, वो PVC की बनी हुई होती है। और आप वाटर बॉटल इस्तेमाल करते हो वो भी PVC के होते हैं। डिसइंफेक्टेंट, किसी भी चीज़ में से जर्म्स को मारने के लिए हम इसमें घर में भी हम क्लोरीन की टैबलेट डालते हैं, पोटाश की टैबलेट डालते हैं पानी में, ताकि क्या है पानी साफ हो जाए। CFCS, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस। क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस बनाने के लिए, जैसे फ्रिजेस वगैरह में आप गैस भरते हैं उसमें भी क्लोरीन गैस होती है, और AC में भी, तभी ये सारी चीज़ें CFCS को रिलीज करती हैं जो ओजोन डिप्लीशन करती हैं। पेस्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड होती है खेतों में बहुत ज़्यादा पेस्ट होगी, कीड़े मकोड़े हो गए आपकी फसल को ख़राब कर रहे हैं, इल्ली बोलते हैं जिसे हम, उसको मारने के लिए भी हम क्लोरीन का इस्तेमाल, क्लोरीन से बने पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करते हैं। थर्ड इज NaOH, जो मेन प्रोडक्ट है यहाँ पे, ये इस्तेमाल होता है सबसे पहले सोप एंड डिटर्जेंट में। जितने भी साबुन आप डिटर्जेंट इस्तेमाल करते हो वो सब क्या है, एल्कली की बनी हुई होती हैं, दे आर बेसिक इन नेचर।
सेकेंड इज डीग्रीजिंग द मेटल। अगर किसी मेटल के ऊपर ग्रीस लग गई है, वो ढंग से काम नहीं कर रहा है, बहुत ज़्यादा चिकनाहट हो गई है, तो उसको भी रिमूव करने के लिए हम NaOH का इस्तेमाल करते हैं। पेपर मेकिंग इंडस्ट्री, जितनी भी इंडस्ट्रीज जहाँ पर कागज़ बनता है किसी भी तरीके का, जैसे आप घर में क्लासमेट के रजिस्टर, स्कूलमेट के रजिस्टर इस्तेमाल कर रहे हो, सबकी क्वालिटी अलग अलग होती है, तो वहाँ पर NaOH का बहुत बड़ा रोल है। थर्ड इज आर्टिफिशियल फाइबर। नेचुरल फाइबर होते हैं जैसे कॉटन, जूट, लेकिन आर्टिफिशियल होते हैं जो मैन मेड, हमारे बनाए हुए हैं। ये जो आप कपड़े पहनते हो जैसे कि रेयॉन, नायलॉन की रस्सी का इस्तेमाल करना, ठीक है, टैरेलिन का इस्तेमाल करना, ये ग्लेस कॉटन, ये नेचुरल नहीं है, इसमें कुछ ना कुछ केमिकल इन्वॉल्व है, रेयॉन में, नायलॉन में, टैरेलिन में। तो ये सभी फाइबर्स आर्टिफिशियल कहलाते हैं और इसमें NaOH का बहुत बड़ा रोल है।